वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो एक आपके जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम है उसके प्रैक्टिस के रूप में हम देखेंगे। सो ये जो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है मैं 2 वीडियो में करूंगा, जिसमें आपके आधा सिलेबस पहले वीडियो में आज हम देखेंगे, फिर बाकी के सिलेबस को हम आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेनली जो इस बार का पैटर्न आपका आया है, और मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बात की है कि आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपके असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन आते हैं, फिर केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मतलब 8 हो गए टोटल। तो इस तरह से 1 मार्क्स क्वेश्चन को बांटा गया है ना। ये पार्ट जो हम आज देखने वाले हैं ये मेनली कवर करेगा शुरू के उन 10 क्वेश्चंस को जो आपका 1 मार्क्स के होंगे। पर जाहिर सी बात है इस बार का जो नया पैटर्न है उसमें सीबीएसई ने उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दे रहे, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं विदाउट एनी ऑप्शंस। पर आज जो हम ये प्रैक्टिस करेंगे इसमें कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, किसी किसी में ऑप्शंस नहीं भी हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अभी जो नया पैटर्न जो उन्होंने आपका सैंपल पेपर इशू किया था लेटेस्ट, उसमें आपके ऑप्शंस नहीं थे पहले 10 क्वेश्चंस में। पर ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ पहला जो क्वेश्चन है आपका, इफ E डॉट ds इक्वल टू 0 इनसाइड ए सरफेस दैट मीन्स, मतलब अगर आपका E डॉट ds, ठीक है, ये आपका 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए ये आपका सीधे सीधे गॉस लॉ से लिया गया है। आपको पता है कि E डॉट ds ये आपका होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो जाहिर सी बात है अगर ये 0 हो रहा है इसका मतलब कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर रहा है सरफेस के अंदर या ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर सीधे सीधे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा कि देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, देयर इज नो नेट चार्ज। तो हो सकता है कि सीधे क्वेश्चन दे दें कि अगर ऐसा दिया है तो व्हाट डज इट मीन, या इज देयर एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर और नॉट। इस तरह से इसको फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस इज गिवन बाय। अब आपको यहां पर देखिए जहां पर ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक दिमाग में आपको रखना है कोई भी ग्राफ आपका किसी मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड होता है। तो ग्राफ को समझने के लिए हमेशा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इक्वेशन ढूंढिए, ये किस इक्वेशन पे बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस के साथ इक्वेशन है हमें पता है वो है KQ बाई आर स्क्वायर, या यहां से हम बोल सकते हैं आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो हमारा ग्राफ इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड होगा। तो यहां अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा बी ग्राफ है ये इस रिलेशनशिप को बताता है, प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है, और डिस्टेंस, ठीक। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन द प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल इज। अब यहां देखो क्या होता है ना, आपको यहां रेशियो निकालना है फोर्स के, मतलब फोर्स से रिलेटेड है। अब आप सोचेंगे भाई फोर्स के तो कई सारे क्वेश्चन, तो मैंने फॉर्मूला हमने देखे हैं, कौन सा इस्तेमाल किया। एक बड़ी एक दुविधा आती है एग्जाम टाइम में कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो उसको समझने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए उसमें क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। वो जो चीजें दी हैं उस पर आधारित फॉर्मूला ही आपको लगाना है। सो जैसे यहां देखते हैं प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन हम लिखते हैं ऐसे, अल्फा पार्टिकल आपका हम लिख देंगे जैसे अल्फा ऐसे लिख दो 4 सो जाहिर सी बात है यहां चार्ज और मास इनके अलग अलग है। दूसरा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया गया है। सो जाहिर सी बात है कोई ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें ये चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो हमें पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE होता है, जहां चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं, आपका प्रोटॉन और अल्फा के लिए चाहिए तो F फोर्स फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अल्फा।
फॉर्मूला लगाते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बाय चार्ज ऑफ अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमें मिल गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ अल्फा। प्रोटॉन के लिए है 1, अल्फा के लिए है 2, तो ये हो गया 1/2। आ गया आपका आंसर 1:2। ठीक है। सो हमेशा ध्यान देना है क्या चीजें दी हुई हैं और उसी से रिलेटेड फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं उन्हीं को देखना चाहिए, या जो गिवन दिया रहता है उनको देखना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। वंस द चार्ज बैटरी इज रिमूव्ड, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर है, आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया था, चार्ज किया था, फिर बैटरी रिमूव कर दिया। इस पूरे क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। चार्ज बैटरी इज रिमूव्ड, वंस इट इज चार्ज बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी आपने हटा दिया। एक बार आपने बैटरी हटा दिया कैपेसिटर से, पावर सोर्स हटा दिया, तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज और नहीं पा सकता। तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, जहां आपको ऐसा मिले कि बैटरी रिमूव, सीधे चले जाइए। यहां पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, कौन सा चीज चेंज नहीं होगा, जो कांस्टेंट रह जाएगा, वेरी नहीं करेगा। एक बार आपने बैटरी हटा दिया तो चार्ज ऑन द प्लेट चेंज नहीं हो सकता। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। सो जैसे ही बैटरी रिमूव वाली बात आती है, सीधे आप समझ जाइए, बैटरी अगर रिमूव कर दिया तो और कैपेसिटर तो चार्ज कहां से लेगा, आपने तो बैटरी हटा दिया, तो यही चीज कांस्टेंट हो जाएगी। सो चार्ज जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है, और यहां सब इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर बात की गई है। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से होता है, इस तरह का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से होते हैं आपके। ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ओके। सो हमारा जो आंसर होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके। बनाने के लिए भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देके आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है और पूछा जा रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ब्रांच बीडी। ये जो बीडी ब्रांच है, इससे कितना करंट जा रहा है, इसको पता कीजिए। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो आर्म्स आपका बैलेंस्ड है कि नहीं। मतलब जो आप देखते हैं ना, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है कि नहीं। अगर ये है, इफ इट इज हैपनिंग, देन आपका करंट, ये जो आर्म है आपका करंट थ्रू बीडी आर्म, ये आपका 0 हो जाएगा। सो देख लेते हैं R1/R2 कितना है। R1/R2 आपका, अगर इसको R1 कह दूं, इसको R2 कह दूं, तो ये हो गया 10/5, दैट इज 2। और इसको कह देता हूं R3, इसको कह देता हूं R4, और ले लेता हूं फिर R3/R4। R3 है आपका 6, R4 है 3, ये भी आ गया 2, दोनों हो गए इक्वल, करंट इसमें से हो गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां से करंट 0 है, कोई करंट यहां से पास नहीं होगा, क्योंकि ये B पॉइंट का और D पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, सो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इनसे कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज। अब आपको यहां पर पोटेंशियल पता करना है सेंटर पे। नाम देते हैं जैसे ए बी, आपका एक स्क्वायर हो गया ABCD, और इस सेंटर पे पता करना है आपको। देखिए, पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जहां आपको वेक्टर्स नहीं लगाना है। ओ पॉइंट पे आपको नहीं देखना है कि पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है। जैसा कि अगर सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो सकता है पूछते हैं, कभी कभी फोर्स पूछते हैं,
वहां आप वेक्टर लगाते हैं कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है ड्यू टू दिस चार्ज सारे चार्ज के द्वारा। पर यहां कुछ ये सब नहीं देखना है, यहां सिर्फ देखना है टोटल नेट पोटेंशियल कितना है ऊपर, आपको नेट पोटेंशियल देखना है, ठीक है। और नेट पोटेंशियल आपको पता है फॉर्मूला होता है आपका, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। बट पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए -KQ/R होगा। तो वही हम यहां लगाते हैं सारे चार्ज के लिए, V+Q, V+Q, V-Q, P-, मैंने हमने बोल दिया कि ये चार यहां पर जो आपका चार्जेस हैं इनके कारण O पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, नेट पोटेंशियल। अब देखो +Q, -Q, ये दोनों पेयर्स में हमें मिल रहे हैं यहां पर, और दोनों का फॉर्मूला देखिए सेम है, डिफरेंस सिर्फ माइनस का है, माने प्लस माइनस का है। तो जाहिर सी बात है, और ये जो डिस्टेंस है देखो R भी सब सेम है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्क्वायर है, सारे सेम होंगे, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे, नेट आ जाएगा आपका 0। दिस विल बी द आंसर, 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है पोटेंशियल में कि हमें कुछ डायरेक्शंस नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ देखना है नेट कितना है, पर प्लस के लिए प्लस, माइनस चार्ज के लिए माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सेल द टर्मिनल पोटेंशियल इज 3.6 व्हेन द सर्किट इज ओपन। इंपॉर्टेंट बात, सर्किट ओपन होते ही ये जो 3.6 है ये आपका ईएमएफ हो गया, तो ईएमएफ हो गया 3.6। जब सर्किट ओपन रहता है तो उसको हम ईएमएफ करते हैं, जब सर्किट क्लोज रहता है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसको आप डिनोट करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस टू 3 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू 5 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया 5 ओम का, और जब हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, हमने जब रेजिस्टेंस लगाया तब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका 3 वोल्ट। क्यों कम हो गया? क्योंकि अब इस रेजिस्टेंस से करंट पास होने लगेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होने लगेगा। तो सिंपल आपका क्वेश्चन है, जहां ईएमएफ दिया है और ईएमएफ के देखिए इस समय कोई करंट पास नहीं हुआ, ये ओपन सर्किट है, तो ये ईएमएफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ई से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, अब जब आपने सेल है, सेल के साथ में रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपने जब लगा दिया तो अब इससे करंट पास होने लगेगा इस आर से, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होने लगेगा, तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाएगा। तो इस समय ये हो गया है 3। तो आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर कितना है। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड है, स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E/V-1 इंटू आर, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सिंपल है आपका, E हो गया 3.6 बाई V हो गया 3-1 इंटू आपका ये हो गया 5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इस हमारा ये आपका रिजल्ट चला आता है। तो सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया आपको यहां पर 0.6/3 इंटू 5, ओके, यहां पर 6/30 इंटू 5, तो बेसिकली इट इज 5/5 दैट इज 1। तो आपका आ गया 1 ओम, ये आपका आंसर आ गया। इसके ऊपर ईएमएफ के ऊपर आपके क्वेश्चंस इस तरह से 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जहां निकालने को होता है। कुछ ग्राफ वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ता है ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका उसी पे बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है, ठीक है। इसमें ये पोटेंशियोमीटर वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज किया गया है। सो फॉर ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर। तो ईएमएफ जब आपका कितना है 2 वोल्ट का है, तो आपने बैलेंस पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर में मिला आपको। नल पॉइंट जो है जहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा वो 50 सेंटीमीटर। इफ द सेल इज शंटेड बाय 2 ओम रजिस्टर, मतलब सेल था पहले, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिए थे, तो बेसिकली बोला जा रहा है ये ओपन सर्किट में, जब ये ओपन था तब ये आपका 2 वोल्ट का था, और यहां पर आपका बैलेंस लेंथ दिया L1 दिया, इतना 50 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट दे दिया इसने, ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर में।
फिर हमने क्या कर दिया, इसको एक शंट कर दिया, माने पैरेलल में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का। तो अब तो क्या करंट फ्लो करने लगेगा। तो अब क्या है, ये ओपन सर्किट नहीं है, अब ये हो गया है क्लोज सर्किट। और इस समय जो बैलेंस पॉइंट आपको मिला वो मिला 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो हमें पता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, जब आपको ईएमएफ के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब ई के लिए और वी के लिए, दोनों के लिए बैलेंस पॉइंट आपको पता हो, तो आपका होता है L1 माइनस L2 माइनस 1 इंटू आर। तो L1 हो गया आपका 50/40 माइनस 1 इंटू आर आपका है 2 ओम। तो ये हो गया आपका 10/40 इंटू 2, दैट इज सिंपली इट इज हाफ ओम। सो आर हो गया यहां पे 0.5 ओम आपका। ठीक है। सो दोनों ही फॉर्मूला आपका ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, पर दोनों में डिफरेंस आपका क्या है, क्या दिया हुआ है ये आपका डिफरेंस हो जाता है। यहां पर देखिए आपका ई और वी के टर्म्स में दिया हुआ है, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। पर यहां पर आपका दिया हुआ है L1 और L2 के टर्म्स में, ये बैलेंसिंग लेंथ दिए हुए हैं। ये बैलेंसिंग लेंथ आपका है जब आपका सेल ओपन है, और ये है आपका जब सेल आपका क्लोज्ड है। सेम यहीं से आपको ये इसी फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूला से आपको नीचे वाला फॉर्मूला भी मिलता है। इसी E बाई वी की जगह देखिए लिख दिया गया है L1/L2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 wires of same length are shaped in a square and a circle if they carry same current, ratio of magnetic moment is। 2 वायर हैं, एक आपका स्क्वायर रूप में है, एक आपका सर्कल रूप में है, और दोनों में करंट जो है वो सेम है, मान लो सेम करंट है। हमें दोनों का इसका साइड ए ले लेते हैं, इसका रेडियस हम आर ले लेते हैं। हमें दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यहां फॉर्मूला यूज होगा I इंटू ए। ठीक है, तो लगा देते हैं आपका I इंटू ए, इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका एरिया ए डैश मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए बाई ए डैश, क्योंकि करंट दोनों सेम है। ठीक है, नाउ अब प्रॉब्लम एरिया का ये है हमारे सामने कि इसका एरिया आपका हो जाएगा, ये इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा सर्कल वाला, सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेशियो निकालना है यहां पर। ठीक है, तो हम एक तरह से दोनों में रिलेशनशिप कुछ ए और आर में ले आते हैं, मतलब साइड वाला जो लेंथ है और रेडियस में रिलेशन ले आते हैं, तो ये हम और सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, क्योंकि सेम वायर आपका सेम लेंथ यूज किया गया है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो इसका हो गया आपका 4a और इसका हो गया आपका 2πr। ठीक है, तो यहां से हमें आपका r मिल जाता है, r मिल जाता है 2a/π। ये हमें r मिल गया, इसको हम यहां यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया m1/m2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई पाई, r की जगह हमने लिख दिया 2a/π। तो 2a का हो गया 4a स्क्वायर, पाई ऊपर चला गया पाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिए तो a आपका चला गया, पाई से 1 पाई चला गया, बच गया आपका π/4। ये आ गया रेशियो आपको m1/m2। दिस इज द रेशियो π/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4 इज द रेशियो। तो यहां हमने लेंथ जो सेम लेंथ है इसको भी यूज किया, और फिर ये फॉर्मूला जो है I इंटू ए, जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, उसको इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न कैरिंग करंट produces a magnetic induction B at the center. If the same wire is looped in a coil of 2 turns and carries the same current, the new magnetic induction at the center is। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक लूप है, ऐसा करंट लूप है, एक टर्न है या नंबर ऑफ टर्न्स है 1, और इसमें करंट हम I मान लेते हैं। तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक जो इंडक्शन माने मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है, μ0I/2r। ये इसके सेंटर में, अगर r इसका रेडियस।
अब बोला सेम वायर, देखो सेम वायर को फिर से लूप करो, फिर से घुमाओ और अब 2 बार टर्न कर दो, 1 बार 2 बार टर्न कर दो इसको, ठीक है, 2 बार टर्न कर दिया तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स तो 2 हो गया, अब रेडियस तो आपका चेंज हो जाएगा, रेडियस तो सेम रहेगा नहीं आपका। और अब हमें इसे ये बी निकालना है, इसके सेंटर पे कितना होता है, तो रेडियस तो जाहिर सी बात है रेडियस आपका यहां पर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम निकाल के भी देख लेते हैं, मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं, लॉजिकली हमें पता है कि रेडियस आधा होने वाला है क्योंकि टर्न आपने आधा कर दिया है, ठीक है। और करंट आपने सेम रखा है, सेम करंट रखा है, देखिए। सो हम क्या करते हैं, दोनों का हम, क्योंकि लेंथ सेम है तो पहले वाले का टोटल लेंथ हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई आर, जो इसका सरकमफेरेंस, और सेकंड वाले का लेंथ हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश इंटू 2 पाई आर डैश, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम है तो नंबर ऑफ टर्न्स इसका 1 है और 2 पाई आर ले लेता हूं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स 2 है इंटू 2 पाई आर डैश ले लेता हूं, तो 2 पाई कैंसिल, आर डैश हो गया r बाई 2। जो मैं कह रहा था आपसे कि दोनों, इसका लेंथ रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, तो हमें यहां मैथमेटिकली भी ये दिखता है। अब हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, इस वाले पे जो 2 टर्न वाला है उस पे निकालते हैं, जिसमें 2 टर्न, ठीक है, 2 टर्न्स है यहां पर। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डैश बाई 2 आर डैश, ये हो गया नया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट भी ना ये 2 हो जाएगा, आपको भी पता है अगर 2 टर्न आ गए तो करंट भी हमको 2i लेना है, और 2 इंटू आर, आर तो आपका क्या है, आर डैश क्या है, r बाई 2, तो 2 को ऊपर ले जाता हूं, तो बेसिकली बी डैश आपको मिल गया, ये 2 इधर 4 म्यू नॉट आई बाई 2r। एंड व्हाट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, इट इज नथिंग बट b, तो आपका कितना हो गया, 4b के बराबर हो गया, ठीक है। 4b के बराबर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। सो देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है कि अगर टर्न ऐसे बढ़े तो आपको करंट उतना टर्न से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ इज डबल्ड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, यहां सेल्फ इंडक्टेंस L की बात आती है, हमें इसका फॉर्मूला पता है म्यू नॉट एन स्क्वायर L इंटू ए, ये फॉर्मूला है। पर यहां देखो नंबर ऑफ टर्न्स आ गया है, कैपिटल N और लेंथ L, तो यहां स्मॉल n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमें सीधे कैपिटल N पे चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसके जगह लिख दिया, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, या सिंपली ये L हो गया आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। ये फॉर्मूला हम यहां इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ के ऊपर, तो हमें उसी के रूप में फॉर्मूला को लाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट समझ लेते हैं, यहां क्या बोल दिया, दोनों को डबल कर दिया। देखो इफ बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ इज डबल, दोनों को डबल कर दिया, n को डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और l को डबल करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, बाकी चीजें सेम, तो कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा, इट विल बी डबल्ड, सिंपल आंसर आपका आ गया कि सेल्फ इंडक्टेंस विल बी डबल्ड, ठीक। n के हिसाब से 4 टाइम्स हुआ, l के हिसाब से 2 टाइम घट गया, कट के आपका 2 आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a metallic cylinder is held vertically and then a small magnet is dropped along its axis, it will fall with। अब आपके पास एक मेटालिक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर है आपके पास ऐसा, ठीक है, एक सिलेंडर आपने लिया है और इस सिलेंडर में आप एक मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हो, ओके, यू आर ड्रॉपिंग ए मैग्नेट, ठीक। और जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप देख रहे हो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g से ज्यादा होगा, बराबर होगा, जीरो होगा, क्या होगा, ये हमें समझना है। देखिए जैसे ही आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक यहां पर आपका इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। और एज पर लेंज रूल ये आप जो भी कॉज होगा, कॉज क्या है, मैग्नेट का करीब आना या इससे गुजरना, तो होगा क्या, लेंज रूल के हिसाब से अपने कॉज को अपोज करना है। तो ऐसे तो कोई भी चीज ड्रॉप होती है तो जी से ड्रॉप होती है, पर क्योंकि जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, इसके मोशन को, तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा,
जी से घट जाएगा, कम हो जाएगा, जी नहीं रहेगा। ठीक है, उसको अपोज करने के कारण एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, विल बी लेस देन जी। ऐसे तो कोई भी चीज आप ड्रॉप करो, मैग्नेट को ड्रॉप करो, वो जी से गिरना चाहिए, है ना, फ्री फॉल जिसको हम कहते हैं। पर बिकॉज ऑफ द एडी करंट और बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस करंट आपका एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, an EMF of 200 volt is induced in a circuit when current is falls from 5 to 0 ampere in 0.1 second. So EMF दिया हुआ है 200 वोल्ट का, करंट आपका चेंज हो गया, सो DI कह देते हैं इसको, चेंज इन करंट हो गया 5 से 0 माने 5 माइनस 0 दैट इज 5, और टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड लगा आपको। सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए तो हमें पता E होता है -L/di/dt। अगर मान लो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लूं तो मुझे तो L चाहिए, तो L हो जाएगा E/dt/di। तो L आपका E कितना हो गया 200, dt कितना हो गया 0.1, di कितना हो गया 5, है ना, चेंज 5 से 0 हुआ है, दिस इज योर di, चेंज इन कितना करंट में चेंज आया। तो यहां से हम इसको कर देते हैं, कितना हो गया 4 हेनरी, तो L हो गया आपका 4 हेनरी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा ये जो, और देखिए अगेन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, EMF के तो बहुत, सेल्फ इंडक्टेंस के तो बहुत सारे फॉर्मूला है, पर आपको देखना है अच्छा EMF दिया है, करंट में वेरिएशन है, टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला तो आपको इसीलिए गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जब आप लिख लेते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीजें दी हुई हैं, तो इसके हिसाब से हमें फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। एक और फॉर्म जैसे आपका सोलोनॉइड के ऊपर आ गया, इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा यहां पर सीधे एन की बात कर गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये स्मॉल एन इज डबल, तब क्या होगा, तब तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला जो μ0n²L × ये आ गया, इस पे आ जाते हैं और क्या करते हैं, ये जब डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा अपने आंसर 4 टाइम्स इंक्रीज, क्योंकि ये डबल हुआ मतलब ये स्क्वायर होके 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा L। एक और इसी में मैं बता देता हूं जो यहां नहीं दिया, कभी बोलते हैं कि जैसे सोलोनॉइड में कोर में आपने कोई एक सॉफ्ट आयरन का कोर लगा दिया, एक ये जो गैप में एक सॉफ्ट आयरन का कोर लगा दिया, ठीक है, तब क्या होगा, तो इसका जो भी आपका परमिबिलिटी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। ठीक है, जैसे इसका μr है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसकी परमिबिलिटी से, तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज कर देता है। तो ये इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपका सोलोनॉइड पे बनता है कि ऐसे कोर लगा दे तब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सो इट विल इंक्रीज। ठीक है, the energy stored in a coil carrying current U is halved, then energy stored in the coil will be, so एनर्जी आपका कॉइल है तो कॉइल का फॉर्मूला होता है ½ Li², ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन ने बोला करंट हमने आधा कर दिया, तो नया क्या हो जाएगा ½ L I² या ½ L I' कितना हो गया, पहले का आधा, तो पहले का आधा तो ये I²/4। ठीक है, अब यहां पर ½ Li², ये हमारा क्या है, पुराना एनर्जी है। ठीक, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पुराना बाई 4, तो नया एनर्जी हो जाएगा ओरिजिनल बाई 4। ठीक, तो अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला की यहां इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक, और उसमें क्या वेरिएशन दिया उसके आधार पे आप फिर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग स्क्वायर ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R moves in a plane with uniform velocity v perpendicular to one of its sides। सो आपका यहां पर एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है ABCD, आप देख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस R है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका मूव कर रहा है, जो कि कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। ठीक है, और क्रॉस क्रॉस से आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेपर या इनटू द स्क्रीन है इस समय। ओके, द करंट इंड्यूस इन द लूप विल बी। अब देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन जब दे दिया जाता है, अच्छा L भी दिया है, R भी दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो आपको लगता है अरे वेलोसिटी भी दे दिया, तो आप कैलकुलेट करने लगते हैं।
पर आपको ये समझना है कि करंट जो इंड्यूस तभी होगा अगर फ्लक्स चेंज करेगा। इससे फ्लक्स तो पास हो रहा है ना, फ्लक्स पास हो रहा है, पर क्या वो चेंज हो रहा है? ये इसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका ऐसे मूव करते जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। फील्ड भी यूनिफॉर्म है, कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, थ्रू आउट एक जैसा है। तो क्या इससे जो फ्लक्स है, इससे फ्लक्स चेंज होगा आपका? यहां एरिया से फ्लक्स चेंज होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स तो आपका कुछ ना कुछ होगा, पर वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इंड्यूस नहीं होगा करंट, जीरो हो जाएगा। करंट विल बी जीरो, इंड्यूस करंट विल बी जीरो। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि करंट आपका इंडक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें देखना है कि भाई चेंज हो रहा है कि नहीं। इंडक्शन में चेंज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है ना, काफी चीजें उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये क्वेश्चन है आपका, इसमें PQ डायरेक्शन में देखो, एक इंक्रीजिंग करंट, एक करंट है जो PQ डायरेक्शन में आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, P से Q की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर और नीचे दो कॉइल है। आपको बताना है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का। तो जाहिर सी बात है, ये इंक्रीजिंग करंट है, एक चेंजिंग करंट है, तो आपका फ्लक्स तो चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा एज पर EM इंडक्शन। पर डायरेक्शन कैसे पता करें? तो डायरेक्शन पता करने के लिए पहले आपको देखना होगा कि ये जो इंक्रीजिंग करंट है, इसका डायरेक्शन A और B जो कॉइल है उसमें किस तरफ है। तो यहां आपको आपका राइट हैंड जो थंब है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो थंब को आपको रखना पड़ेगा PQ के डायरेक्शन में और फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा। ठीक है, फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा। तो जब आप कर्ल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो फिंगर कर्ल हो रहे हैं, A में वो बाहर की तरफ हो रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ, जिसको मैं डॉट से यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और B में आपके फिंगर नीचे जाएंगे, अंदर की तरफ। ठीक है, B में नीचे की तरफ जाएंगे। थंब आपको मैच करना है, जो आपके फिंगर का जो थंब है, ठीक है, ये जो थंब है ये आपको मैच होना चाहिए इस PQ के साथ। और फिंगर की जो कर्लिंग है, आपका फिंगर जो आप कर्ल कर रहे हैं, वो कर्लिंग आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ऐसा लगेगा कि A कॉइल से फिंगर बाहर आ रहे हैं और B की तरफ जा रहे हैं। सो A से बाहर आके B की तरफ जाता हुआ फीलिंग आएगी इस कर्लिंग में। तो करंट तो इंड्यूस हो गया, चेंज हो रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग करंट है, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमने देख लिया। तो हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे पता करें? यहां हमें लेंज रूल हेल्प करता है, क्योंकि लेंज रूल कहता है कि कॉज को अपोज करेगा डायरेक्शन इंड्यूस करंट का। अब देखो कॉज क्या है, कॉज है यहां पर इस करंट का इंक्रीज होना। अगर ये कांस्टेंट रहता तो यहां करंट इंड्यूस नहीं होता AB कॉइल में, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहां करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा या इसके इफेक्ट को कम करना चाहेगा, तो आपको ये जो डॉट के अगेंस्ट वो मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहेगा। तो डॉट के अगेंस्ट मान लो ये आपका A कॉइल है, इसमें अंदर की तरफ, मतलब डॉट की तरफ इस PQ के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो वो ऐसा चाहेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे इंड्यूस करंट से। तो अंदर मतलब क्रॉस हो जाए। तो क्रॉस होने के लिए आपका करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी वो अंदर जाएगा। और इसी का अपोजिट B में आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहां क्लॉकवाइज। B में क्या होगा? B में आपका क्रॉस है तो वो डॉट चाहेगा, तो डॉट होने का मतलब बाहर की तरफ करंट है, तो आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब आप एंटी क्लॉकवाइज में अपने फिंगर को यहां पर, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिंगर को कर्ल करके देखिए, थंब कहां जा रहा है? थंब बाहर आ रहा है, दोनों को अपोज कर दिया। ठीक, तो A में क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज प्रिफर्ड। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इसीलिए प्रेफर की जाती है कि पावर लॉस इसमें कम होता है। ठीक है, आप इसीलिए ये आपका भले वो रिस्की रहता है पर सेफ्टी आपको रखनी पड़ती है, पर पावर लॉस बहुत ही कम होता है कंपेयर टू लो वोल्टेज। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज रिएक्टेंस X, the capacitance and frequency becomes double, the capacitive reactance will be, capacitive reaction मतलब XC, ये होता है 1 by omega C या 1 by 2 pi frequency into C।
ठीक है, क्या क्या डबल कर दिया आपको, कैपेसिटेंस को, सी को भी डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस ये एक्सी क्या हो जाएगा, तो चलो नया एक्सी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, नया फ्रीक्वेंसी नया कैपेसिटेंस, तो 1/2 पाई, नया फ्रीक्वेंसी कितना, पहले का डबल, नया कैपेसिटेंस कितना, पहले का डबल, तो हो गया 1/4 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी इज व्हाट, एक्सी, तो आपका आ गया XC/4, तो आपका जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा ओरिजिनल बाई 4 हो जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाइए, उसके आधार पे सॉल्व कीजिए, ठीक है।